क्या हो अगर आप एक बेकार सा और नल्ला लड़का हो जहाँ पर आपका कोई भी दोस्त नहीं है और वैसे भी आप किसी को भी दोस्त नहीं बनाना चाहते क्योंकि सभी लड़कियाँ ऐसे धोखेबाज पर किस बात का भरोसा, जिसके पास से भी गुजरता है उसकी जिंदगी के लौड़े लग जाते। लेकिन एक दिन अगर आपका घर का एक कैट का एक्सीडेंट हो जाए और आगे उसको बचाने के चक्कर में एक दिन अगर आपका मुलाकात एक सेक्सी लड़की से हो जाए, लेकिन आप तो एक सिग्मा हो जहाँ पर आपको लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपको तो बस जॉम्बिस गर्ल और जॉम्बिस के सभी चीजें काफी ज्यादा पसंद आता है। और इसी वजह से अगर वो लड़की आपका प्यार पाने के लिए वो खुद जॉम्बी बन जाए तो फिर क्या होगा? क्या जॉम्बी बनने के बाद भी आप उसको अपनाओगे या फिर नहीं? कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग हमारा एमसी को देखते हैं जो कि वेट के अपना जादू टोना का तैयारी कर रहा था। और ये देखकर आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार ये जादू टोना का तैयारी क्यों कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे भाई के पास तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है, इसी वजह से वो जादू टोना का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि उसको गर्लफ्रेंड मिल सके। भाई मैं समझ सकता हूँ तेरा हाल भी बिल्कुल हमारी तरह ही है, इसी वजह से ज्यादा टेंशन मत ले, गॉड एक दिन न एक दिन तेरे को गर्लफ्रेंड दे देगा, इसी वजह से थोड़ा सा सब्र रख। और वो अपना सारा तैयारी कर ही रहा होता है तभी अचानक से उसको किसी का आवाज सुनाई देता है। जब भी आगे हमारा एमसी बाहर पर झाँक कर देखता है वहाँ पर तो एक लड़की थी। मतलब एनीमे शुरू न होते होते गॉड ने इसको गिफ्ट दे ही दिया। पता नहीं आखिरकार हमारा दिन भी कब आएगा जब हमें गर्लफ्रेंड मिलेगा। और तभी अचानक से हम लोग वही लड़की को देखते हैं जो कि कुएं के पास जाकर काफी जोर से चिल्लाने लग जाती है। फिर अगले सीन में हम लोग एक लड़की को देखते हैं और यहाँ पर तो वो काफी जोर से चिल्ला रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पीछे तो काफी सारे ज़ॉम्बी पड़े हुए थे, इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा सुंदर मत दिखाकर जिससे कि सभी लड़के तेरा ही पीछा करने लग जाए। तो यहाँ पता चलता है कि ऐसा कुछ तो असल में हमारा एमसी टीवी पर देख रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा एमसी का नाम तो असल में चेरू है और वो तो अभी हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर पे है और उसका कोई भी गर्लफ्रेंड ना होने की वजह से तो यहाँ पर उसको जॉम्बिस देखना काफी ज्यादा पसंद है। और तभी हम लोग उसका रूम को देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ जॉम्बिस के काफी सारे सामान पड़े हुए थे। मतलब देख रहे हो लौंडे को जॉम्बिस कितना ही ज्यादा पसंद है। और क्या ये बड़वे को पता नहीं है जॉम्बिस अगर इसको काट देगा तो वो भी एक जॉम्बी बन जाएगा। शायद ये जानने के बावजूद भी वो जॉम्बिस को काफी ज्यादा पसंद करता है। और तभी उस जहाँ पर चेरू अपने कहने लग जाता है कि मैं हमेशा से ये चाहता था कि मेरा मुलाकात एक सुंदर जॉम्बिस लड़की से हो जो कि जॉम्बिस की तरह एक्ट करती हुई जल्दी से मुझे अपना वो वाला हिस्सा दे दे। मुझे शुरुआत से ही लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि कुछ भी हो जाए किसी भी एनीमे पे हमारा एमसी इतना ज्यादा सड़ी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और जब भी चीरू ये सा कुछ अपने दोस्तों को बताता है उसका एक दोस्त उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बता आखिरकार तुमको जॉम्बिस इतना ज्यादा पसंद क्यों है, जिस पर उसका दूसरा दोस्त कहने लग जाता है कि शायद उसको जॉम्बिस का वो वाला हिस्सा पसंद हो। और यहाँ पर चीरू का दोस्त किस बारे में बातें कर रहा था आप लोग कमेंट पर जरूर बताना। और आगे चीरू बताने लग जाता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है और मैं अगर सच कहूँ तो मुझे भी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। मैं बस यही जानता हूँ कि मुझे जॉम्बिस काफी ज्यादा पसंद है। मतलब अजीब ही बंदा है, इसको जॉम्बिस किस लिए पसंद है इसको खुद ही नहीं पता। और क्या आपको भी नहीं पता कि आखिरकार आप अपने गर्लफ्रेंड को इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हो? अरे यार मैं तो भूल ही गया था कि आप लोग का तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है। और अगर है भी आप कमेंट पर उसका नंबर देकर चीरू का जादू टोना को सक्सेसफुल करवा सकते हो। फिर अगले सीन में हमें चीरू का फैमिली के बारे में बताया जाता है कि असल में उसका फैमिली एक टेंपल को संभालता है, जहाँ पर वो उस टेंपल पे असल में अपने ग्रैंडफादर, फादर और उसके बहन के साथ रहता है। जहाँ पर वो खाते हुए हम लोग को बताने लग जाता है असल में सुबह का ब्रेकफास्ट मेरा डैड बनाते हैं और बाकी का सारा काम मेरा छोटी बहन ही अकेले कर देती है। ये कहकर वो उसके घर में रहने वाला एक कैट के बारे में बताने लग जाता है जिसका नाम बाबू है। क्या बाबू? आखिरकार ये कैसा नाम हुआ? और अगर तू इसका नाम बाबू भी रखता तो चलता, क्योंकि ये मिस्टर गांधी का नाम है। लेकिन अगर इसके बारे में बाबू को पता चल जाएगा तो बाबू ये कहेंगे और आगे चीरू बताने लग जाता है कि एक दिन हमारे टेंपल पर अचानक से ये कैट आ गया था और तब से वो यहाँ पर ही रहता है, इसी वजह से वो हमारा फैमिली का एक हिस्सा बन गया। लेकिन एक दिन हम लोग ये देखते हैं कि अचानक से तो यहाँ पर बाबू का एक्सीडेंट हो गया था और ये एक्सीडेंट की वजह से तो यहाँ पर बाबू तुरंत ही वहाँ पर मारा गया था। इसी वजह से आगे चीरू के फैमिली ने मिलकर बाबू को उसके घर के पीछे दफना दिया। और बाबू के मरने के बाद तो यहाँ पर हमारे एमसी को बिल्कुल भी नींद ही नहीं आ रहा था, जहाँ पर वो अपना आंखें को बंद करते हुए मन में कहने लग जाता है अगर कोई चीज अगर समय से पहले ही मर जाए तो आखिरकार ये चीज इतना ज्यादा दर्दनाक क्यों होता है। वो ये ऐसा कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसको एक आइडिया आता है, जहाँ पर वो तुरंत ही अपना सारा सामान को निकालते हुए किसी चीज को ढूंढने लग जाता है। और यहाँ पर तो फाइनली उसको वो बुक मिल गया था और इसके अंदर तो असल में किसी भी चीज को जिंदा करने का जादू टोना लिखा हुआ था, जो देख कर आगे वो बाबू को दोबारा जमीन के अंदर से निकाल कर एक जगह पर जाने लग जाता है, जहाँ पर काफी देर तक साइकिल चलाने के बाद फाइनली वो उस जगह पर पहुंच ही जाता है जहाँ पर वो जाना चाहता था। और उस जगह पर जाते हुए
वो अपने उनमें कहने लग जाता है कि फाइनली इस जगह पर मुझे कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा। और जब भी वो इस जगह पर जादू टोना करने के लिए सारा कुछ तैयारी कर रहा होता है तभी अचानक से उसको किसी का आवाज सुनाई देता है। जब भी वो बाहर पर झांक कर देखता है उसको पता चलता है कि एक लड़की तो छतरी को लेकर एक कुएं के पास जा रही थी। और वो लड़की को देखकर तो यहाँ पर चीरू एक ही बारी में उसको पहचान गया था कि ये लड़की असल में सांगा गर्ल्स एकेडमी के हेड मास्टर की बेटी है। और यहाँ पर तो शुरुआत में हमारे एमसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पर क्यों आई है। वो ये सा कुछ सोच ही रहा होता है तभी अचानक से वो लड़की सीधा कुएं के पास जाकर काफी जोर से चिल्लाने लग जाती है कि आखिरकार मैंने सांगा फैमिली पे क्यों ही पैदा हुआ। और डैड मैं बस यही चाहता हूँ कि हर साल आप मेरा न्यूड फोटो लेना बंद कर दीजिए, जहाँ पर आप हर साल ही मेरा फोटो लेते हुए ये देखते हैं कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा बड़ी हो चुकी हूँ। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा चीरू भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जिस चक्कर में आगे उसका एक जूस का बोतल नीचे गिर जाता है। और ये आवाज को सुनकर जब भी वो ऊपर की तरफ देखती है वहाँ पर तो चीरू खड़ा हुआ था। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो दोनों एक ही रूम पर बैठे हुए थे और आगे चीरू कुछ कहे इससे पहले रिया उसके ऊपर चढ़ती हुई कहने लग जाती है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज तुमने जो कुछ भी देखा है प्लीज इसके बारे में किसी को भी मत बताना। और उसका ये सब कुछ बातों को सुनकर आखिरकार आप लोगों को क्या लग रहा है कि हमारा एमसी इतना आसानी से ये मान जाएगा? शुरुआत में तो वो ये चीज करना नहीं चाहता था, लेकिन जब भी वो उसका बड़ा बड़ा बॉस को देखता है वो भी इसके लिए तैयार हो जाता है। और आगे जब भी चीरू इसके बारे में पूछता है रिया बताने लग जाती है कि मैं असल में मरना चाहती हूँ और दोबारा किसी भी रूम में जिंदा होना चाहती हूँ। उसका ये बात को सुनकर चीरू उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम जैसे इतना अमीर लोगों को भी प्रॉब्लम होता है? मैं पहली बार सुन रहा हूँ। रिया बताती है कि हाँ अमीर लोगों का भी प्रॉब्लम होता है और आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कि क्या तुम भी मेरी तरह इस जगह पर अपना गुस्सा निकालने के लिए यहाँ पर आए थे? वो बताता है कि मैं असल में इस जगह पर किसी को जिंदा करने का जादू टोना करने के लिए आया हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रिया काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ क्या ये सच में पॉसिबल है? वो बताता है कि मुझे भी नहीं पता इसके बारे में, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो जो भी जिंदा रहेगा वो एक ज़ॉम्बी की तरह जिंदा रहेगा। उसका ये बात को सुनकर रिया अचानक से कहने लग जाती है कि मैं भी इसमें तुम्हारा मदद करना चाहती हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा एमसी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या इतना अमीर होने के बावजूद भी तुम अभी भी मेरा मदद करना चाहते हो? वो बताती है कि असल में मेरे घर पर पालतू जानवर रखने का बिल्कुल भी इजाजत नहीं है और वैसे ही मैं हमेशा से एक साथी चाहती थी जिसको कि मैं काफी ज्यादा प्यार कर सकूं। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर चीरू भी इसके लिए तैयार हो गया था। वो कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम मेरा मदद कर सकते हो। उसका ये बात को सुनकर रिया भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उससे पूछने लग जाती है तो फिर तुम कल भी यहाँ पर आओगे? मैंने सही कहा ना? उसका ये बात को सुनकर चीरू हाँ बताते हुए हमने उनमें कहने लग जाता है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि कोई भी लड़की मेरे साथ ये काम करना चाहेगा। और वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी अचानक से उस जगह पर एक तेज रोशनी चमकता है और तभी हम लोग उस जगह पर रिया को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और ये सब कुछ करते करते तो हमारा एमसी कुछ ज्यादा थक गया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अब तो बस उसका लास्ट काम बचा हुआ था एक हब को ढूंढना, लेकिन उसको तो पता ही नहीं है कि आखिरकार ये हब कहाँ पर मिलता है। आगे जब भी रिया को ये हब के बारे में पता चलता है वो जल्दी से ये हब को ढूंढने के लिए चली जाती है और आगे काफी ढूंढने के बाद तो उसको ये हब का ट्री मिल चुका था। जब भी आगे वो उस ट्री को लेने के लिए जाता है तभी अचानक से वो गलती से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी इतने में उस जगह पर हमारा एमसी जाकर ठीक टाइम पे उसको पकड़ लेता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम थोड़ा सा पागल हो? अगर तुम यहाँ से गिर जाते तो क्या होता? और आगे वो हब के मिलने के बाद तो फाइनली चीरू ने वो मेडिसिन को बना लिया था जिससे कि सभी इंसान को जिंदा किया जा सकता है। लेकिन जब भी वो दूसरे साहब बाबू को निकालने के लिए चाहता है ये देखकर रिया जल्दी से एक छोटे से बोतल के अंदर थोड़ा सा मेडिसिन ले लेती है और आगे बाबू को बाहर निकलने के बाद जब भी चीरू उसको ये मेडिसिन पिलाता है इससे तो कुछ भी नहीं हुआ था, जहाँ पर उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये मेडिसिन काम क्यों नहीं कर रहा है। और आगे जब कुछ घंटों बीतने के बाद कुछ भी नहीं होता है वो ये डिसाइड करता है कि वो बाबू को दोबारा उसी जगह पर दफना देगा। इसी वजह से वो दोनों जल्दी से तैयार हो जाते हैं अपना अपना घर पर जाने के लिए, लेकिन यहाँ से तो रिया का घर कुछ ज्यादा ही दूर था। जब भी चीरू ये कहता है कि चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ, वो कहती है कि इसका कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अकेली अपने घर पर चली जाऊंगी। ये कहकर जब भी वो अकेली वहाँ से जाने वाली होती है तभी इतने में उस जगह पर चीरू आकर उसको उठाती है, उसको अपने साइकिल के पीछे बैठा देता है। और ये देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारा एमसी यहाँ पर कितना ज्यादा ठड़कीबाज है। और आगे जब भी चीरू उसको उठाकर उसको घर पर ड्रॉप कर देता है, यहाँ पर तो रिया के डैड काफी दूर से उन दोनों को दूरबीन के मदद से देख लिया था कि वो दोनों एक साथ कहीं पर गए थे। और दूसरा हमने चीरू का घर का सीन को देखते हैं और यहाँ पर तो असल में उसके घर पे उसका कजन आया था जो कि आराम से नहा रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसको कुछ आवाज सुनाई देता है। जब भी वो बाहर जाकर देखती है वहाँ पर तो चीरू था और यहाँ पर रेनको को तो बिना कपड़ों में देखकर चीरू तो कुछ ज्यादा घबरा गया था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बताती है कि मैं तो बस यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई हूँ। और आगे चीरू के रूम के अंदर जाने के बाद
बाद वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम इतना रात पे कहाँ पर गए थे, जरूर तुम्हारे बॉक्स में कुछ न कुछ होगा। क्या तुम इतने रात पे 100 से 18+ वाला बुक लेने के लिए गए थे, ना कि कुछ और बात है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर चीरू कुछ ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि इसके अंदर तो असल में बाबू की डेड बॉडी था। लेकिन आगे जब भी रेन को जबरदस्ती वो बॉक्स को ओपन करती है, बाबू अचानक से बाहर निकल आता है और वो एक ही छलांग लगाकर यहाँ से भाग जाता है। और बाबू को जिंदा देखकर तो यहाँ पर चीरू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या उसका जादू टोना काम कर गया। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो रिया का फादर ने रिया को और चीरू को एक साथ देख लिया था। इसी वजह से रिया का फादर आगे रिया को एक सजा देते हैं कि तुम घर से ना ही बाहर जा सकते हो और ना ही स्कूल। अपने फादर का ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रिया कुछ ज्यादा दुखी हो गई थी। इसी वजह से आगे वो मरने का फैसला करता है और जल्दी से वो मेडिसिन को पी लेती है। लेकिन अगले दिन जब भी वो अपने आंखें को खोलती है, वो तो यहाँ पर हद से ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि वो तो यहाँ पर अभी भी जिंदा थी। और आगे जब भी वो नीचे जाकर देखती है, वो छुप कर सुन लेती है कि उसके फादर तो अपने बटलर से बातें कर रहे थे चीरू को सबक सिखाने के लिए। ये जानने के बाद तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा घबरा गई थी। इसी वजह से आगे वो ये डिसाइड करती है कि कुछ भी हो चाहे वो चीरू को बचा कर ही रहेगा। इसी वजह से वो जल्दी से वहाँ से निकल पड़ता है चीरू को बचाने के लिए। और यहाँ पर तो रिया के मॉम ने भी उसको भागते हुए देख लिया था, लेकिन वो यहाँ पर किसी को भी कुछ भी नहीं बताती। तो हम लोग हमारे एमसी को देखते हैं, जो कि बाबू को पेड़ से नीचे उतारने की कोशिश कर रहा था। और आगे बाबू को ध्यान से देखने के बाद रेन को कहने लग जाती है कि इसका बिहेवियर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये असल में एक ज़ॉम्बी बन चुका है। उसका ये बात को सुनकर चीरू कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और आगे जब भी बाबू पेड़ से उतर कर वहाँ से भागने लग जाती है, देखकर चीरू के साथ साथ रेन को भी उसका पीछा करने लग जाता है उसको रोकने के लिए। और इस चक्कर में तो यहाँ पर उन दोनों का आज का स्कूल भी मिस हो गया था। तो हम लोग रिया को देखते हैं और यहाँ पर तो वो चीरू को देखने के लिए उसके स्कूल पर गया था। और उसी जगह पर तो यहाँ पर चीरू के दो दोस्त एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जब भी उस जगह पर रिया जाकर उन दोनों से चीरू के बारे में पूछता है, ये सुनकर तो यहाँ पर चीरू का दोस्त बिल्कुल पागल हो चुका था, जहाँ पर उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस लड़के को कोई भी पूछता तक नहीं है, तो आखिरकार उसको इतना खूबसूरत गर्लफ्रेंड कैसे मिल गया। ये सब कुछ सोच सोच के वो परेशान हो ही रहा होता है। और उसको इतना परेशान होता हुआ देखकर रिया भी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। और आगे जब भी रिया रास्ते में हमारा एमसी को ढूंढ रही होती है, तभी इतने में उसका फादर का बटलर उसको ढूंढते हुए देख लेता है। और यहाँ पर रिया को अकेला घूमता हुआ देखकर वो जल्दी से उसके फादर को ये सब कुछ बता देता है। और तभी हम लोग दोबारा बाबू को देखते हैं। और यहाँ पर तो वो असल में ब्लू लिरिक्स को खाने के लिए वही जहाँ पर आया था। और आगे जब भी उसको ढूंढते ढूंढते चीरू उसके पास पहुंचता है, तभी अचानक से उसको रिया का आवाज सुनाई देता है, जो कि उसको ही पुकारे जा रही थी। और तभी अपनी बेटी का पीछा करते करते तभी इतने में उस जहाँ पर रिया का फादर भी आ जाते हैं, जहाँ पर वो एक बैड स्माइल देते हुए अपने बेटी से कहने लग जाता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोबारा मेरे साथ मेरे घर पर चलो। अपने फादर का ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रिया भी पूरी तरीके से समझ चुकी थी कि अगर वो अपने फादर के साथ दोबारा अपने घर पर जाएगा तो उसका लाइफ भी यहाँ पर दोबारा पिछले जैसा हो जाएगा। इसी वजह से वो जल्दी से जाकर अपने फादर को साफ साफ मना कर देती है जाने के लिए। उसका ये सा कोई बर्ताव को देखकर तो यहाँ पर उसका फादर भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे, जिस वजह से वो जबरदस्ती उसको घसीटते हुए अपने घर पर ले जाने लगते हैं। और तभी इनने में रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए बाबू उसके पास पहुंच जाता है और उसके पास एक गंदा बिल्ली आता हुआ देखकर तो यहाँ पर रिया का फादर भी काफी ज्यादा भड़क गए थे। इसी वजह से वो जल्दी से एक छड़ी को निकाल कर बाबू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर तो रिया उसको दोबारा मरते हुए नहीं देख सकती थी। इसी वजह से वो जल्दी से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाती है। लेकिन इसी दौरान तो इस चक्कर के मारे वो पहाड़ से नीचे गिर गया था और उसको गिरता हुआ देखकर तो यहाँ पर चीरू भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। इसी वजह से वो जल्दी से भागने लग जाता है उसको बचाने के लिए, लेकिन अब तक तो काफी ज्यादा लेट हो चुका था। वो यहाँ पर नीचे गिरकर मारी गई थी और तभी अच्छा से बाबू उसके पास आकर उसका हाथ को चाटने लग जाती है। लेकिन जब भी बाबू ऐसा करता है तभी अच्छा से रियो दोबारा उठ खड़ा होती है और उसको मरने के बाद भी उठ खड़ा होता हुआ देखकर तो यहाँ पर चीरू काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और उसको ऐसे हालत में देखकर तो यहाँ पर हमारे एमसी को भी पता चल गया था कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। और आगे रिया सीधा उसके पास जाते हुए उससे कहने लग जाती है कि उससे मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, इसी वजह से बोलो क्या तुम अपने पास मुझे रखोगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारे लोंडे का भी सपना पूरा होने वाला था। इसी वजह से आगे वो बिना कुछ सोचे समझे उसको हाँ कह देता है। भाई मुझे पहले से लग ही रहा था कि अगर उसको एक ज़ॉम्बी लड़की मिल जाएगा तो वो उसको पेल ही देगा। और दूसरा हम लोग रिया का फादर को देखते हैं और यहाँ पर तो हमने बेटी को एक ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। और उसी दिन के बाद से तो यहाँ पर रिया के फादर सबके साथ बातें करना ही बंद कर दिया था। और इसी के साथ साथ तो यहाँ पर सभी लोगों को पता भी चल गया था कि रिया असल में ये घर को छोड़कर चली गई है। उन लोग का ये सब कुछ बातें को सुनकर जब भी उस जगह पर रिया का मॉम आती है इसका कारण पूछने के लिए, वो लोग बताते हैं कि इसके बारे में हमें भी ज्यादा कुछ नहीं पता है, हमें बस इतना ही पता है कि रिया ने घर आने के लिए मना कर दिया है। उन लोग का ये सब कुछ बातें को सुनकर वो लोग सीधा रिया का फादर के पास जाने लगती है उसके साथ बातें करने के लिए। और आगे जब भी वो उस जगह पर पहुंचती है
वो उससे पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी हम लोग कुछ जगह पर रिया का फादर को देखते हैं जो कि होश में बिल्कुल भी नहीं था। और उसका तो असल में ऐसा हालत इसलिए हुआ था क्योंकि रिया ये घर को छोड़कर चला गया है। लेकिन जब भी रिया का फादर को याद आता है कि रिया असल में अब चियोरू के साथ रह रहा है, ये चीज याद करने के बाद वो जल्दी से खड़ा होकर कहने लग जाता है कि मुझे समझ आ गया कि आखिरकार मुझे क्या करना है। अगर मैं उसके बॉयफ्रेंड चियोरू को रास्ते से हटा दूं तो सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह। और दूसरा हम लोग रिया को देखते हैं और यहाँ पर तो वो अपने आप को सिल रही थी। ये देख कर तो यहाँ पर चियोरू को बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। वो बताती है कि असल में मैंने अपने स्कूल पे इसका क्लासेस लिया था। और आगे वो जल्दी से अपना बॉडी को सिलने के बाद जल्दी से मलहम पट्टी कर देता है। और ये सब कुछ करने के बाद तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश लग रहा था। जो देखकर चियोरू उसको पकड़ते हुए उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम इस टाइम पे खुश कैसे हो सकते हो। वो बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं किसी लड़के के रूम पे पहली बार आ रही हूँ और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ बहुत सारा कुछ करने के लिए। उसका ये सब कुछ फालतू का बकवास को सुनकर तो चियोरू को ऐसा लग रहा था कि शायद वो मजाक कर रहा है और शायद वो पहाड़ से गिरने के बाद उसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। और आगे रिया जल्दी से खिड़की को खोलकर बाहर का नजारा देखने लग जाती है। उसको यहाँ पर इतना जरा खुश देखकर तो चियोरू का नजर उसके मुंह से बिल्कुल भी हट ही नहीं रहा था। और आगे जब भी रिया जल्दी से चियोरू को अपने पास बुलाती है, चियोरू देखता है कि यहाँ पर तो बाबू का आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। तब हमें पता चलता है कि रिया तो यहाँ पर एक ज़ॉम्बी बन गया था। इसी वजह से तो उसको यहाँ पर बाबू का सारा बातें भी समझ आ रहा था। वो बताती है कि असल में बाबू को ये पेड़ काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पर तो वो इंसान से एक ज़ॉम्बी बन चुका था। इसी वजह से तो दूर से हमारा एमसी कुछ ज्यादा ही परेशान था। उसको इतना ज्यादा घूरता हुआ देखकर रिया जल्दी से उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं एक ज़ॉम्बीज मूवी की तरह एक्ट करूं। जिस पर चियोरू उसको मना करते हुए उससे पूछने लग जाता है कि सच बताना, क्या तुम एक ज़ॉम्बीज बनने के बाद बिल्कुल खुश हो। वो बताती है कि हाँ, मैं ज़ॉम्बीज बनने के बाद काफी ज्यादा खुश हूँ। इसी वजह से लगता है तुमको अब से मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर चियोरू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी वजह से रिया आगे बताने लग जाती है कि मैं बस तुमसे एक ही चीज चाहती हूँ कि तुम मुझे शहर के सारी चीजें दिखाओ। मैं बस तुम्हारे साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। चियोरू कहता है कि क्या सच में तुमको इतना ही चाहिए। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रिया अचानक से जाकर उसको पकड़ लिया था। उसका ये हरकत को देखकर तो यहाँ पर चियोरू कुछ ज्यादा शर्मा गया था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो रिया धीरे धीरे करके उसका काफी ज्यादा क्लोज जाता जा रहा था। लेकिन आगे वो दोनों किस करे इससे पहले उस जहाँ पर रैन को आ जाती है। और यहाँ पर तो हमारा एमसी उसको पता चलने नहीं दे सकता था कि यहाँ पर एक लड़की रह रहा है। इसी वजह से वो जाने से पहले उसको छुप कर रहने के लिए कहकर जल्दी से रेनको के पास चला जाता है। और उसके जाने के बाद तो यहाँ पर रिया को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो अभी भी उसके साथ क्या करने वाला था। दूसरे हम लोग चियोरू और रेनको को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ एक जगह पर बातें कर रहे थे। लेकिन तभी इतने में उसके पास उसका दोस्त आकर उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ, क्या रिया तुम्हारा गर्लफ्रेंड है और आखिरकार तुम उसको कब से डेट कर रहे हो? क्या तुम दोनों ने वो सारा कुछ भी कर लिया? मतलब इसका बातों को सुनकर समझो कि ये दोस्त नहीं है बल्कि दोस्त के नाम पे धब्बा है। आखिरकार कौन दोस्त अपने दोस्त थे इस तरीके से बातें करता है उसके गर्लफ्रेंड को लेकर। और रिया के बारे में सुनकर तो यहाँ पर रेनको को भी समझ आ गई थी कि आखिरकार वो कौन है। और यहाँ पर हमारा एमसी भी उसको पता चलने बिल्कुल भी नहीं दे सकता था कि वो असल में उसके घर पर ही रह रहा है। इसी वजह से वो बहाना बनाते हुए कहने लग जाता है कि असल में हम दोनों रास्ते में टकरा गए थे। और दूसरा हम लोग रिया को देखते हैं जो कि सोच कर काफी ज्यादा थक चुकी थी कि आखिरकार रैन को उसके लिए क्या है। क्योंकि यहाँ पर तो धीरे धीरे करके रिया भी उसको काफी ज्यादा पसंद करने लग गई थी। और इसी वजह से वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई दूसरी लड़की उसके आसपास भी घूमे। और आगे जब भी वो नहाने के लिए जाती है उसको तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये पानी ठंडा है या फिर गर्म। और यहाँ पर वो मस्त नहा ही रहा होता है तभी इनमें में उस जगह पर चियोरू के दादाजी आ जाते हैं। देखकर तो यहाँ पर रिया उससे काफी ज्यादा छुपने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पर चियोरू के ग्रैंडफादर तो उससे भी काफी ज्यादा ठरकीबाज है। जहाँ पर वो सीधा उसके ऊपर चढ़ते हुए उसके साथ बहुत सारा कुछ करने की कोशिश करने लगता है। मतलब इसका दादाजी को देखो, अगर ये इतना ज्यादा ठरकीबाज होगा तो उसका ग्रैंडसन कैसा होगा। ये सब कुछ करने की वजह से तो यहाँ पर रिया भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसी वजह से वो जल्दी से चियोरू का ग्रैंडफादर को साइड में फेंकते हुए जल्दी से अपने रूम पर चली जाती है। और आगे जब भी उस पर चियोरू की छोटी बहन आती है यहाँ पर तो चियोरू के ग्रैंडफादर आकर तो उसके ऊपर भी कूद पड़ा था उसके साथ बहुत सारा कुछ करने के लिए। लेकिन यहाँ पर चियोरू की बहन तो कुछ ज्यादा स्मार्ट थी जहाँ पर वो अपने सामानों के मदद से काफी इजीली उसको रोक देती है। ऊपर पे हम लोग रिया को देखते हैं जो कि हमने उनमें कहने लग जाती है कि चियोरू के ग्रैंडफादर तो मेरे फादर से भी कुछ ज्यादा खतरनाक है। वो तो यहाँ पर सीधा मेरे साथ बहुत सारा कुछ करने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा फादर ही सही थे। और आगे जब भी रात पे उस जगह पर चियोरू आता है वो रिया को जमीन पे पड़ा हुआ देखकर तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। जहाँ पर चियोरू के पूछने पर वो बताने लग जाती है असल में मैं अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रही हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर चियोरू को भी सारा कुछ समझ आ गया था कि अभी से असल में उसका बॉडी धीरे धीरे करके सड़ना स्टार्ट हो गया है। और
ऐसे पोजीशन में तो यहाँ पर रिया कुछ ज्यादा ही सेक्सी लग रही थी। इसी वजह से तो हमारा लौंडा उसकी तरफ से नजर हटा ही नहीं पा रहा था। मतलब देखो ये कितना ज्यादा ठरकीबाज हो सकता है, ये देखकर हमें पता चल ही रहा है। इसी वजह से वो जल्दी से रिया को उठाकर उसके बिस्तर में सुला देता है और उसको सुलाने के बाद तो यहाँ पर चीरू को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो उसका बॉडी को सड़ने से कैसे रोके। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीरू जल्दी से अपने बहन के पास जाकर उससे पूछने लग जाता है कि मैं कुछ दिनों से लाशों को प्रिजर्व करके रखने का जो किताब पढ़ रहा था आखिरकार वो कहाँ पर गया। वो बताती है कि मैंने असल में वो किसी और को दिया है और आखिरकार तुम बॉडी को प्रिजर्व क्यों करना चाहते हो, क्या तुम मुझे समझाओगे। उसका ये बात को सुनकर चीरू जल्दी से बहाना बनाते हुए वहाँ से भाग जाता है और आगे वो जल्दी से अपने कमरे के बाहर एक पोस्टर लगा देता है जहाँ पर लिखा था कि कोई भी रूम के अंदर मत आना। जो कड़कड़ी आगे वो जल्दी से एसी को ऑन कर देता है जिससे कि उसका बॉडी सही सलामत रह सके और आगे वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार इसके बाद उसको क्या करना चाहिए। और वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी अचानक से उसका फादर उसको बुलाने लगते हैं। अपने फादर का आवाज को सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा घबरा गया था और यहाँ पर तो वो दिखाना नहीं चाहता था कि असल में उसके घर पर एक लड़की है। इसी वजह से वो जल्दी से अलमारी के अंदर एक छोटा सा डोरेमोन वाला घर बना देता है। जब भी वो आगे रिया को उठाकर उसको अंदर पर सोने के लिए ले जा रहा होता है तभी अचानक से वो फिसल कर वहाँ पर नीचे गिर जाता है और इस वजह से तो वो दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। लाइक यहाँ पर चीड़ू भी अपने मन में यही कह रहा होगा कि मेरा फाइनली सपना पूरा हो गया और अब मेरा नेक्स्ट मिशन बस एक ही चीज है, उसके साथ सेक्स करने जाना है भाई। लेकिन आगे जब भी उसका फादर उसको दोबारा नीचे बुलाने लगते हैं चीरू जल्दी से रिया को अंदर पर लेटाते हुए जल्दी से नीचे चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो चीरू अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था, लेकिन यहाँ पर खाने के दौरान तो चीरू रिया का वही बातों के बारे में याद करे जा रहा था जिस टाइम पे रिया ने उससे ये कहा था कि मैं वैसे एक नॉर्मल लड़की की तरह जीना चाहती हूँ। इसी वजह से आगे वो खाते हुए अपने बहन से पूछने लग जाता है कि क्या तुमको पता है आखिरकार नॉर्मल लाइफ जीना क्या होता है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर चीरू का बहन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि कहीं तुम ड्रिंक पीकर तो नहीं आए हो, आखिरकार तुम इस तरीके का फालतू का बकवास कब से करने लग गए। जिस पर चीरू कहने लग जाता है कि अगर तुमको इसका आंसर पता ही नहीं है तो फालतू का बकवास मत करो। और तभी हम लोग दूसरा रैनको को देखते हैं जो कि एक डिलीवरी का काम कर रही थी, लेकिन जब भी वो डिलीवरी करने के बाद घर से निकलती है तभी अचानक से इतने में उसके सामने एक लड़की आ जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की का नाम तो असल में हेलेन था। और आगे रैनको के पूछने पर वो बताने लग जाती है कि मैं बस जानना चाहती थी कि आखिरकार तुम इतने दिनों से स्कूल पर क्यों नहीं आ रहे हो, कहीं तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड तो नहीं बन गया जिसके साथ तुम बहुत सारा कुछ करने में बिजी हो। उसका ये ऐसा कोई फालतू का बकवास को सुनकर रैनको उससे कहने लग जाती है कि क्या तुमको दरवाजा का मतलब भी पता है, अगर पता है तो आखिरकार तुम झाड़ियों के अंदर से एक कुत्ते की तरह क्यों निकल रहे हो। ये कहकर रैनको जल्दी से वहाँ से जाने लग जाती है। मतलब ये लड़की का ये रोस्ट को सुनकर तो मुझे सच में मजा ही आ गया और ये सुनकर तो मुझे समझ आ गया कि जो जैसा करता है उसके साथ भी ठीक वैसा ही करना चाहिए। तो इस तरह हम लोग चीरू को देखते हैं और स्कूल छुट्टी होने के कारण तो यहाँ पर उसको घर का साफ सफाई करना पड़ रहा था और यहाँ पर तो चीरू जल्दी से अपना काम को निपटाना चाहता था जिससे कि वो रिया के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके। और वो अपना काम कर ही रहा होता है तभी इतने में उसका फादर आकर उससे पूछने लगते हैं कि तुमने तो अभी अभी बाबू को दफनाया है ना, तो आखिरकार तुम और एक कैट को कैसे पा सकते हो। लेकिन जब भी चीरू के फादर को पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि बाबू ही है, ये सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। जहाँ पर उसके फादर को ऐसा लग रहा था कि कहीं चीरू पागल तो नहीं हो गया है। और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए आगे वो अपने फादर से पूछने लगते हैं कि फादर क्या आपने बाबू को कहीं पर देखा है। चीरू के ग्रैंडफादर कहते हैं कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैंने बाथरूम पर अपने सेक्सी पत्नी को देखा था। मतलब कसम से ये बुड्ढा कितना ज्यादा ठरकीबाज है, उसने तो यहाँ पर एक अननोन लड़की को अपना पत्नी मान लिया, मतलब गजब। और आगे जब भी चीरू पूछने लग जाता है कि आखिरकार वो पर्सन कौन है तभी अचानक से उसका ग्रैंडफादर बताने लग जाते हैं कि मैंने भी बचपन में जादू टोना करके एक पोषण को बनाया था जिसके वजह से कोई भी जिंदा हो सकता है। ये सुनकर तो यहाँ पर चीरू भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था जहाँ पर वो तो इसके बारे में अपने ग्रैंडफादर से सभी चीजों के बारे में पूछना चाहता था। लेकिन जब भी उसके ग्रैंडफादर ये बताते हैं कि असल में बूढ़े होने के कारण मुझे बचपन के बारे में ज्यादा कुछ बिल्कुल भी याद नहीं है। अपने ग्रैंडफादर का ये सब कुछ बातों को सुनकर आगे ना चाहते हुए भी चीरू को हार मानना ही पड़ता है। और आगे जब भी चीरू का बहन उसका रूम को साफ करने के लिए जा रही होती है चीरू जल्दी से अपने बहन को रोकते हुए कहने लग जाता है कि तुमको जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं ही अकेले सारा कुछ संभाल लूंगा। और
आगे जब भी उसका बहन इसका कारण पूछने वाली होती है तभी इनने में उस पर रेनको आ जाती है। ये देखकर तो यहाँ पर चिहिरो का फादर गॉड से प्रार्थना कर रहे थे कि काश उसके बेटों को रेनको की तरह एक अच्छा पत्नी मिल जाए। उसके फादर का ये बात को सुनकर रेनको आगे बताने लग जाती है कि मैं अभी भी सिंगल हूँ, इसी वजह से अगर तुम चाहो तो मुझे डेट कर सकते हो। ये कहकर आगे वो बताने लग जाती है कि असल में रिया अपने घर से भाग गई है और शायद वो किसी ऐसे लड़के के साथ रहने के लिए गया है जिसको कि वो काफी ज्यादा पसंद करता है। और आगे जब भी वो चिहिरो से पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारा और रिया का रिश्ता क्या है, वो बहाना बनाते हुए कहने लग जाता है कि असल में हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। एक दिन तो बस हम दोनों अनजाने में एक दूसरे से टकरा गए थे और तुम बताओ आखिरकार तुमको ये ऐसा कुछ क्यों जानना है। जिस पर वो बहाना बनाती हुए कहने लग जाती है कि मैं तो बस तुम्हारा बड़ी बहन की तरह अपना फर्ज निभा रही थी। ये कहकर वो चुपचाप उसको बाय कहते हुए वहाँ से जाने लग जाती है। और जब भी वो यहाँ से जा रही होती है तभी अचानक से चिहिरो के फादर उसके पास आकर उससे कहने लगते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरा एक लास्ट काम करो। और आगे चिहिरो भी जल्दी से घर के पीछे चला जाता है पीछे का सारा जगह को साफ करने के लिए। दूसरे जब भी रेनको अपना घर पर जा रही होती है तभी अचानक से उसको याद आता है कि मैं तो भूल ही गया कि मुझे चिहिरो का रूम से एक मूवी लेना था। ये सोचकर वो किसी को भी ना बताकर सीधा चिहिरो के रूम के अंदर चली जाती है। लेकिन जब भी वो रूम के अंदर जाती है वहाँ पर तो एक बाल पड़ा हुआ था। जब भी वो उस बाल को चेक करती है उसको पता चल जाता है ये बाल चिहिरो और उसका बहन का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसी वजह से तो यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि शायद चिहिरो के रूम पे उसका गर्लफ्रेंड आया था, वो भी छुप छुप कर बहुत सारा कुछ करने के लिए। और आगे जब भी वो आसपास पर चेक करने लग जाता है कि कहीं उसका गर्लफ्रेंड यहाँ पर रह तो नहीं रहा है, तभी अचानक से उसको अलमारी के अंदर एक बेड मिलता है लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। लेकिन जब भी वो ऊपर की तरफ देखती है वहाँ पर तो चिहिरो काफी देर से उसको ही देखे जा रही थी, जहाँ पर वो अचानक से उसके ऊपर गिर जाती है और उसके साथ बहुत सारा कुछ करने की कोशिश करने लग जाती है। उसको ये सा कुछ करते हुए देखकर जब भी रेनको उसको रोकने की कोशिश करने लग जाती है। इस चक्कर में तो यहाँ पर रिया का जख्म दोबारा खुल गया था, इस वजह से तो उसके अंदर से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर रिया थोड़ी ना रुकने वाली थी, वो जल्दी से उसका कपड़े को फाड़ देती है उसके साथ बहुत सारा कुछ करने के लिए। उसका ये सा को हरकत को देखकर तो यहाँ पर रेनको काफी जोर से चिल्लाई थी, जो सुनकर तभी इतने में उस पर चिहिरो भी आ जाता है। और अपने रूम के अंदर पे जाने के बाद वो ये देखता है कि यहाँ पर तो रिया कुछ अजीब ही चीज करने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर वो जल्दी से जाकर रिया को दूर कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो रिया पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जहाँ पर वो सीधा चिहिरो के ऊपर ही कूदते हुए उसको किस करने लग जाता है। मतलब देखो ज़ॉम्बी लड़की मिले तो इसकी तरह, और क्या सच में हमें ऐसा लड़की मिलेगा भी? अगर मिलेगा तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और रिया को ऐसा कुछ करता हुआ देखकर तो यहाँ पर इनको काफी ज्यादा शर्म आ गई थी। वो कहती है कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, क्या ये तुम्हारा गर्लफ्रेंड है? और आगे जब भी वो रिया को ध्यान से देखती है उसको तो समझ आ गई थी कि वो अब एक इंसान नहीं है बल्कि एक ज़ॉम्बी बन चुका है। और आगे जब भी इनको चिहिरो से ये पूछती है कि आखिरकार तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो बताता है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चीज मैं किसी को भी बताना नहीं चाहता था और ये साको असल में मेरा एक एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ है। जब भी वो ये सुनती है यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो उसके ऊपर सारा सामान फेंकते हुए कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई एक नॉर्मल लड़की के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की? मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से रिया को बाबू का आवाज सुनाई देती है। इसी वजह से आगे रिया जल्दी से खिड़की से बाहर जाती है, जल्दी से बाबू के साथ जाने लग जाती है। जब भी चिहिरो को इसके बारे में पता चलता है तब तक तो काफी ज्यादा लेट हो चुका था। इसी वजह से वो जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे उसका पीछा करने लग जाता है। और जब भी वो खिड़की से बाहर जाते हैं उन दोनों का पीछा कर रहा होता है तभी अचानक से उसका फादर उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? तुमको तो मैंने काम दिया था ना। जिस पर वो झूठ कहते हुए कहने लग जाता है कि मैं तो असल में बाबू को खाना खिलाने के लिए आया था। उसके फादर कहते हैं वो अच्छा ऐसा बात है, और अगर खाना देना कंप्लीट हो जाए तो तुम दोबारा हमने काम पर लग जाओ। और आगे जब भी चिहिरो रिया और बाबू को देखता है उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो वो दोनों वही पत्ते खा रहे थे जिससे कि वो दवाई बनाया था। और ये पत्ता खाने की वजह से तो धीरे धीरे करके रिया भी दोबारा नॉर्मल होने लग गई थी। और आगे जब भी उसको होश आती है उसको समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रही है। और आगे उठने के चक्कर में तो यहाँ पर गलती से उसका टॉवल खुल गया था, इसी वजह से तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा शर्मा गई थी। जो देखकर चिहिरो जल्दी से उसको अपना शर्ट दे देता है पहनने के लिए। और आगे चिहिरो उसके पास जाए इससे पहले ही वहाँ पर रेनको के साथ साथ उसका ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं, जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर उसका काफी ज्यादा तारीफ करते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बीवी दोबारा मुझे वापस लौटाने के लिए। और हाँ वो बुक में शायद एक चीज लिखा नहीं होगा कि ज़ॉम्बीज़ को जिंदा रहने के लिए वो पत्तों का काफी ज्यादा जरूरत पड़ता है, और अगर वो हर दिन ये पत्ता को खाता जाएगा तो उसका शरीर ज्यादा दिनों तक रहेगा और वो सड़ेगा भी नहीं। ये सुनकर तो यहाँ पर चिहिरो को ये बात बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आगे ना चाहते हुए भी उसको ये मानना ही पड़ता है। आगे जाने से पहले उसके ग्रैंडफादर उससे कहने लगते हैं कि मैं
अब हमने जाने मन के साथ बहुत सारा कुछ करने के लिए चाह रहा हूँ, इसी वजह से तुम मेरे रूम के अंदर बिल्कुल भी मत आना। हमने ग्रैंडफादर का ये सा कोई फालतू का बकवास को सुनकर तो यहाँ पर वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। दूर से हम लोग रेनको को देखते हैं जो कि जवानी के टाइम पे ये सारा कुछ बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी, इसी वजह से चीरू को ना चाहते हुए भी ये करना पड़ता है। चला जा भोसड़ी के। और तभी इतने में उस पर चीरू के फादर के साथ साथ उसकी बहन भी आ जाती है, जहाँ पर वो दोनों चीरू से पूछने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। जो सुनकर चीरू के ग्रैंडफादर बताने लग जाते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए शरीर को रोकना बिल्कुल भी किया नहीं जा सकता है। कहने के बाद आगे वो बताने ही वाले होते हैं कि आखिरकार वो रेनको के साथ अभी क्या करना चाहता है। इतने में रेनको चीरू के ग्रैंडफादर के ऊपर एक चीज फेंक कर मारता है। इसी वजह से तो यहाँ पर चीरू का ग्रैंडफादर दोबारा सारा कुछ भूल गए थे और आगे चीरू का ग्रैंडफादर फालतू का बकवास करे इससे पहले उसका पोती जल्दी से उसका हाथ को पकड़कर उसके रूम के अंदर लेकर जाती है। और हमने ग्रैंडफादर का सारा कुछ बातें को सुनने के बाद तो यहाँ पर चीरू को भी सारा कुछ समझ आ गया था कि वो असल में ये सभी चीजों के मदद से एरिया का जान बचा सकता है। लेकिन तभी अचानक से चीरू का फादर उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम बताओगे आखिरकार बाबू के साथ ये जो लड़की है आखिरकार ये कौन है। ये सुनकर तो यहाँ पर यह काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो चीरू के साथ टाइम स्पेंड बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारा लौंडा भी थोड़ी ना रुकने वाला था, वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि फादर मैं आपसे बस एक ही चीज चाहता हूँ कि आप बस इस लड़की को हमारे घर पर ही रख ले, क्योंकि मेरा ये फर्ज है कि मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करूँ। ये सुनकर तो यहाँ पर चीरू के फादर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे क्योंकि कभी भी चीरू ने उससे इस तरीके से रिक्वेस्ट नहीं किया है। और यहाँ पर तो चीरू पहली बार अपने फादर से इतना रिक्वेस्ट कर रहा था, इसी वजह से आगे उसके फादर भी उसको परमिशन दे देते हैं उसको उसके घर पर रखने का। लेकिन जाने से पहले उसके फादर एक शर्त रखते हैं कि अगर तुम ये लड़की को अपने घर पर रखना चाहते हो तो तुमको हमेशा इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अगर तुम ये करने के लिए तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर चीरू भी खुशी खुशी मान जाता है। और यहाँ पर चीरू के फादर भले चीरू को परमिशन दे दिया है लेकिन इससे तो यहाँ पर रेनको बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन वो कुछ कहे इससे पहले वो चीरू को ठरकी कहकर जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। और अब तो हमारे लौंडे को भी उसको रखने का इजाजत मिल गया था, इसी वजह से आगे वो रियो को काफी अच्छे तरीके से रखता है और हर टाइम उसको ऑब्जर्व करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर तो वो ऑब्जर्व करते करते उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही खो गया था। और अब आप लोग बस ये मत कहना कि आखिरकार वो ऑब्जर्व क्या करता था। तो यहाँ पर एक कैमरा को लेकर हर टाइम लौंडिया का लौंडियाबाजी करता था। लेकिन ऐसा करते करते तो काफी ज्यादा रात हो चुका था, इसी वजह से आगे वो दोनों बाहर पार थोड़ा सा घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन उस जगह पर भी ऑब्जर्व करते हुए तो यहाँ पर चीरू काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो दोबारा रिया को कैसे ठीक करेगा। और ये सोचते सोचते जब भी वो ना देख कर रोड को क्रॉस करने वाला होता है तभी अचानक से उस जगह पर काफी स्पीड से एक गाड़ी जाता है। इस वजह से तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी काफी दूर जाकर गिरा था। और आगे जब भी रिया उसके पास जाकर उसको देखने लग जाता है कि कहीं उसको चोट तो नहीं लगा है। उसको पता चलता है कि इतना दूर गिरने की वजह से तो यहाँ पर उसके हाथ में थोड़ा सा चोट लग गया था, इसी वजह से वो सीधा जाकर उसका वो वाला हिस्सा को चाटने लग जाती है। शुरुआत में तो यहाँ पर हमारे एमसी को कुछ ज्यादा अजीब लग रहा था लेकिन बाद में तो उसको यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने लग गया था। साला ठरकी कहीं का आखिरकार कौन ही ऐसा करता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो रेन को अपनी मॉम डैड के रेस्टोरेंट पर काम कर रही थी और कस्टमर को खाना देने के बाद जब भी वो पीछे वाले रूम पर जाता है वो चीरू का मजाक उड़ाते हुए उससे कहने लग जाती है कि सच में तुम चौबीस के अलावा कोई भी काम ठीक तरीके से कर नहीं सकते। जिस पर चीरू भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लग जाता है शायद मैंने गलती कर दिया तुम्हारा मदद करके। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर रेनको की मॉम आकर उन दोनों से कहने लगती है कि तुम दोनों को झगड़ते हुए देखकर मुझे तुम दोनों एक कपल लग रहे हो और इसी वजह से चीरू मैं तुमको परमिशन देती हूँ कि तुम रेनको को कहीं पर भी घुमाने ले जा सकते हो। और हमने मॉम का ये सा कोई फालतू का बकवास को सुनकर तो यहाँ पर रेनको कुछ ज्यादा शर्मा गई थी। जब भी वो आगे हमने मॉम को रोकने के लिए जा रही होती है फिसलने की वजह से तो यहाँ पर रेनको वहाँ पर ही गिरने वाली थी, लेकिन ठीक टाइम पे चीरू उसको पकड़ लेता है। और आगे जब भी चीरू को रियलाइज होता है कि वो काफी देर से उसका हाथ को पकड़ के रखा है वो जल्दी से अपना हाथ को छुड़वा लेता है। लेकिन इस वजह से दूर से रेनको को ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहता है, इसी वजह से वो गुस्से के मारे जल्दी से बाहर से चली जाती है। और तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेनको एक जगह पर खो गई थी, इसी वजह से तो डर के मारे वो यहाँ पर काफी जोर जोर से रोने लग गई थी। लेकिन तभी चीरू उसके पास आया और उसको पकड़कर उसके घर पर छोड़ दिया। और यही वो पल था जब रेनको ने पहली बार उससे प्यार कर बैठा था। और एक दिन रेनको को लेकर उसकी मॉम चीरू के घर पर चले गए जहाँ पर उस दिन उसको पता चला कि वो दोनों तो असल में कजन है। ये जानकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और इसी वजह से तो वो पूरा दिन अपना मन बना लिया था उसके साथ टाइम स्पेंड करने का। लेकिन जब भी रेनको उसका फेवरेट मूवी को देखी वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा डर गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे लौंडे को तो लड़कियां पसंद नहीं है बल्कि जॉम्बिस का बड़े बड़े कंटेंट पसंद है।
zombies मूवी देखने की वजह से तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा डर गई थी। इसी वजह से बहुत से कहने लग जाते हैं कि जल्दी से चलो हम दोनों बाहर पर खेलने के लिए चलते हैं। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर चीरू उसको एटीट्यूड दिखाते हुए साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन यहाँ पर रेन को भी थोड़ी ना कम थी, वो सीधा उसका टीवी को ऑफ करते हुए कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हारा फेवरेट मूवी देखना झेल लिया है, इसी वजह से हम दोनों को बाहर जाना चाहिए। और आगे जब भी वो दोनों बाहर पर खेलने के लिए निकलते हैं, यहाँ पर तो चीरू अभी भी zombies के बारे में बकबक करे जा रहा था। इसी वजह से तो यहाँ पर उसके पास कुछ बच्चे आकर उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे। उन लोगों को मजाक उड़ाता हुआ देखकर तो रेनको को ऐसा लग रहा था कि शायद वो गुस्से के मारे खड़ा होकर उसको काफी ज्यादा पीटेगा, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है, बल्कि रोते हुए वो जल्दी से अपने मॉम के ग्रेव के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी मॉम तो असल में काफी सालों पहले मारी गई थी। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ मिलकर घर घर पर डिलीवरी करने के लिए जा रहे थे। लेकिन जब भी वो दोनों डिलीवरी करने के लिए एक साथ बातें करते हुए जा रहे होते हैं, तभी इनमें में उस जहाँ पर चीरू का वही दो दोस्त आ जाते हैं। जहाँ पर उनमें से वही दोस्त उससे कहने लग जाता है कि क्या तुमने और एक माल को पटा लिया, आखिरकार तुम ये सारा कुछ कैसे करते हो यार। मैं जब भी तुमको देखता हूँ तुम किसी न किसी लड़की के साथ रहते हो, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और अगर तेरे पास इतना ही गर्लफ्रेंड है तो हमें भी कुछ भीख दे दे। इसका ये बात को सुनकर मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि हमारा भी बिल्कुल यही हाल है। और उन लोग का ये साको फालतू का बकवास को सुनकर तभी अचानक से रेनको को अपने बचपन के बारे में याद आ जाती है कि उससे मिलने के करीब 2 साल बाद वो यही जगह पर दोबारा चीरू से मिला था। और उस जगह पर तो चीरू अपने फैमिली के साथ एक नई जगह पर शिफ्ट हुआ था। इसी वजह से तो वो दोनों अक्सर एक दूसरे के घर पर जाते थे। लेकिन 2 साल ना मिलने की वजह से तो यहाँ पर रेनको उसको पसंद करना ही छोड़ दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी वो ये चाहती थी कि उन दोनों के बीच दोबारा पहले जैसे बातचीत हो। ऐसा इसलिए क्योंकि हर टाइम तो हमारा एमसी लड़की को छोड़कर बुक के ऊपर पड़ा रहता था। इसी वजह से रेनको उससे कहने लग जाती है कि क्यों ना हम लोग दोबारा पहले जैसा बाहर पर खेलने के लिए चले। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सिग्मा चीरू साफ साफ मना कर दिया था। इसी वजह से रेनको को भी ना चाहते हुए भी हार मानना ही पड़ता है। और आगे जब भी रेनको अपने मॉम के पास जाकर ये सारा कुछ चीजें के बारे में बताती है, उसकी मॉम कहती है कि क्यों ना तुम चीरू को मूवी रेंटल स्टोर पे लेकर जाओ। अपने मॉम का ये बात को सुनकर जब भी वो ये चीज चीरू के पास जाकर उससे ये चीज पूछता है, यहाँ पर तो चीरू खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गया था। और आगे जब भी वो दोनों वही शॉप पर जाते हैं, यहाँ पर तो रेनको को सारा कुछ समझ आ गई थी कि यहाँ पर चीरू इतना एक्साइटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तो काफी खतरनाक एक zombies मूवी रखा हुआ था। और आगे वो मूवी को रेंट पे लेने के बाद जब भी वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं, यहाँ पर तो कब से रेनको उसके साथ बातें करने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पर हमारा लौंडा भी थोड़ी ना कम है, वो उसका बात तो बिल्कुल भी सुन ही नहीं रहा था। इसी वजह से वो गुस्से के मारे उससे वो मूवी को छीन कर दोबारा शॉप पे रखने के लिए चली जाती है। ये देखकर तो यहाँ पर चीरू भी उसके पीछे पीछे भागने लग गया था उसको रोकने के लिए। लेकिन आगे चलकर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो रेनको के पीछे एक कुत्ता पड़ गया था। ये देखकर तो चीरू सीधा डर के मारे एक जगह पर छुपने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब भी उसको रियलाइज होता है कि वो डॉग रेनको के ऊपर अटैक भी कर सकता है, इसी वजह से वो जल्दी से वहाँ पर एक पाइप को उठाकर वो डॉग के पास जाकर उसको डराने की कोशिश करने लग जाता है। और भले ही वो यहाँ पर डरा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरी साइड वो डॉग भाग जाता है। और रेनको का दोबारा जान बचाने की वजह से तो यहाँ पर वो भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे का जल्दी से हाथ को पकड़कर अपने घर पर चले जाते हैं वो मूवी को देखने के लिए। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो सारा काम निपट चुका था। इसी वजह से रेनको उससे कहने लग जाती है कि तुम अब अपने घर पर जा सकते हो क्योंकि सारा काम खत्म हो चुका है। उसका ये बात को सुनकर आगे जब भी चीरू भी चुपचाप यहाँ से जाने लग जाता है, तभी अचानक से रेनको उसको खींचते हुए जल्दी से उसको किस करने वाली होती है। मतलब यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या हमारा लौंडा दो लड़कियों के साथ शादी करने वाला है? मतलब हमारे लौंडे का किस्मत तो देखो कितना ज्यादा अच्छा है। और आगे जब भी रेनको उसको किस करने वाली होती है, दूसरी साइड तो चीरू ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसी वजह से वो दोबारा दूर जाती हुई उससे कहने लग जाती है कि जब भी कोई लड़की तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो आखिरकार तुम उस टाइम पे जम क्यों जाते हो? क्या तुमको ये करना नहीं है ना कि तुम रिया के साथ ये सारा कुछ करना चाहते हो? उसका ये बात को सुनकर आगे चीरू भी कुछ बोलने वाला होता है, तभी इनमें में रेनको उसको बाय कहते हुए जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। और भागते भागते तो यहाँ पर रेनको बस उसी पल के बारे में सोची जा रहा था जब रिया ने उसको किस किया था। और आगे कुछ देर भागने के बाद वो जल्दी से एक जगह पर जाती हुए ये डिसाइड करती है कि अब कुछ ही हो जाए वो अब से ये सारा कुछ चीजों से बिल्कुल भी नहीं भागेगी। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो रिया पहली बार चीरू के फैमिली के साथ एक साथ बैठकर खाने वाला था। और आगे जब भी रिया सबके सामने बैठकर अपने पत्तों को खा रही थी, उस जगह पर तो चीरू काफी देर से अपने कैमरे की मदद से उसको रिकॉर्डिंग करे जा रहा था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो हमारा एमसी कुछ ज्यादा ठरकी था। वो तो यहाँ पर अपने फैमिली के सामने कब से रिया का कंटेंट को रिकॉर्डिंग करे जा रहा था। जब भी रिया उसको ये सब कुछ करने के लिए मना करती है, चीरू बताने लग जाता है कि मैं तो बस तुम्हारा बॉडी पार्ट को ऑब्जर्व कर रहा था कि कहीं तुम zombies बनने के बाद तुम्हारा बॉडी सड़ तो नहीं रहा है। और अब तो खाने का टाइम भी हो चुका था, इसी वजह से वो स्टैंड पे कैमरा को अटैच कर जल्दी से खाना खाने के लिए बैठ जाता है। और आगे वो लोग खा
आ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से चीरो का ग्रैंडफादर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बूढ़े होने के कारण तो यहाँ पर उसका दिमाग पैदल पर आ गया था। वो कहने लगते हैं कि आगे का सीट को कौन खाता है, और वैसे भी ये चीज खाने का कब से बन गया, कोई मुझे समझाओ। और आगे खाना खत्म करने के बाद चीरू जल्दी से अपना रिसर्च पर लग जाता है। और बाहर पर हम लोग रिया को देखते हैं जो कि काफी देर से आसमान को देखे जा रहा था। और आगे जब भी रिया दोबारा अंदर पर आती है, चीरू तो यहाँ पर दोबारा पहले के जैसा ही उसको रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया था। उसका ये सा को हरकत के वजह से तो यहाँ पर रिया काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। जब भी वो चीरू को ये सा कुछ करने के लिए मना करती है, तो रिया अभी भी ये करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि दूसरा तो चीरू कब से उसका बड़ा बड़ा कंटेंट को रिकॉर्डिंग करता जा रहा था। मतलब समझ रहे हो हमारा एमसी कितना ज्यादा धड़कीबाज है। शुरुआत में तो यहाँ पर उसको जॉम्बिस पसंद था, लेकिन अब उसको जॉम्बिस का कंटेंट भी काफी ज्यादा पसंद आने लग गया है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो रिया जबरदस्ती चीरू को शॉपिंग करने के लिए लेकर गई थी। और वैसे भी आप लोग को पता ही होगा कि लड़कियों को शॉपिंग करने में कितना ज्यादा टाइम लगता है। करीब 2 घंटा घूमने के बाद तो फाइनली उसने बस एक ही चीज को सिलेक्ट किया था। मतलब समझ रहे हो, लड़कियां ढूंढ ढूंढ कर सामानों को सिलेक्ट करता है। और तभी हम लोग दूसरे रेनको को देखते हैं जो कि एक पब्लिक बात पे नहाने के लिए गई थी, लेकिन नहाने के टाइम भी तो वो काफी देर से बस चीरो के बारे में सोचे जा रहा था कि फ्यूचर में जाकर कभी चीरो भी उसको पसंद करेगा। और आगे जब भी वो अपना वजन को चेक करती है, वो ये सोच के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि आखिरकार अभी चीरो और रिया क्या कर रहे होंगे, क्या वो दोनों अभी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ना कि कुछ और बात है। और तभी अच्छा से मीरो अपना कुछ दोस्तों के साथ उस जहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर वो रेनको को यहाँ पर देखकर उससे पूछने लग जाती है कि क्या आज रेस्टोरेंट बंद है। वो बताती है कि नहीं, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, आज रेस्टोरेंट पर ज्यादा काम नहीं था, इसी वजह से मैं यहाँ पर नहाने के लिए आ गई। और तुम बताओ आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आ पाए, क्योंकि तुम भी तो हर टाइम कामों में बिजी रहते हो। जिस पर मीरो भी ठीक वही चीज कहती है जो कि अभी रेनको ने कहा था। जिस पर रेनको उससे पूछने लग जाती है कि क्या चीरो भी घर पर बोर हो रहा है। वो कहती है कि नहीं, वो इन दिनों बोर बिल्कुल भी नहीं होता है, और वैसे ही वो तो आज रिया के साथ बाहर पर शॉपिंग करने के लिए गया है। ये सुनकर तो यहाँ पर रेनको मन ही मन काफी ज्यादा दुखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये चीज किसी को दिखाती नहीं है। और दूसरा हम लोग दोबारा रिया को देखते हैं जो कि फाइनली वो ड्रेस को पहन लिया था, और ये ड्रेस पे तो वो कुछ ज्यादा सेक्सी लग रही थी, जिस वजह से चीरो तो उसका काफी ज्यादा तारीफ करे जा रहा था। और आगे जब भी वो दोनों बाहर पर जाने लगते हैं, तभी अचानक से रिया उसके हाथ पे एक शॉपिंग बैग को देखता है। जब भी वो आगे उससे इसके बारे में पूछती है, वो कहने लगता है कि इसके बारे में जानने की तुमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तभी हम लोग उस जहाँ पर काफी सारे गुंडे को देखते हैं जो कि काफी देर से उन दोनों का पीछा करे जा रहे थे। और ये सारा कुछ गुंडे तो असल में रिया के फादर के कहने पर सारा कुछ काम कर रहे थे, जहाँ पर उसके फादर बस यही चाहते थे कि कुछ हो चाहे रिया दोबारा घर पर आ जाए। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो रिया को काफी ज्यादा भूख लग रही थी, इसी वजह से चीरू जल्दी से उसको वहाँ पर इंतजार करने के लिए कहकर खाना लेने के लिए चला जाता है। लेकिन जब भी चीरू वहाँ से जाता है, वहाँ पर सभी गुंडे भी रिया को उठाने का प्लान बना लिए थे। लेकिन जब भी वो दोनों उसके पास जाने लगते हैं, तभी अचानक से उस जहाँ पर चीरू का वही दोस्त आ जाता है, और वो तो यहाँ पर रिया से इस तरीके से बातें कर रहा था कि वो उसका काफी पुराना दोस्त हो, जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि शायद चीरू ने उसको छोड़ दिया है, इसी वजह से तो वो उसके साथ लाइन सेट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्त तो रिया को अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये अजीब सा इंसान आखिरकार है कौन। और आगे इसके बारे में पूछने पर वो बताने लग जाता है, क्या तुमको याद नहीं है जब एक दिन तुम चीरू को ढूंढ रहे थे, उस दिन तो इसके लिए तुम मेरे पास आकर मुझसे मदद मांगे थे, इसी वजह से बताओ क्या तुम आज मेरे साथ शॉपिंग करना चाहोगे। और दूसरा हम लोग सभी गुंडे को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि ये तो पूरा परफेक्ट टाइम था रिया को उठाने का। लेकिन वो लोग उठाए इससे पहले उस जहाँ पर उसका दोस्त आ गया। लेकिन तभी अचानक से हम लोग ये देखते हैं कि चीरू का दोस्त तो अचानक से उसका हाथ को पकड़कर बाहर लेकर जाने लग गया था। ये देखकर तो यहाँ पर वो सभी गुंडे को ऐसा लग रहा था कि कहीं उन लोगों के बारे में उसको पता तो नहीं चल गया। आगे जब भी वो दोनों बाहर पर जाते हैं, यहाँ पर तो यासुका रिया को एक साथ बेंच पर बैठने के लिए कह रहा था। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रिया साफ साफ उसको मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर तो उसको असल में धूप पे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसका ये बात को सुनने के बावजूद भी तो यहाँ पर यासुका ये सब कुछ मारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन तभी इतने में उस जहाँ पर वो सभी गुंडे आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग सबसे पहले यासुका को बेहोश कर देते हैं, जो करने के तुरंत ही बाद वो लोग रिया को जल्दी से किडनैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ज़ॉम्बी बनने की वजह से तो रिया काफी ज्यादा पावरफुल बन गई थी, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसका पावर की वजह से तो यहाँ पर कोई भी गुंडे टिक ही नहीं पा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर वो सभी गुंडे भी थोड़ी ना हार मानने वाले थे। जब भी वो लोग आगे दोबारा उसको उठाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर तो रिया ने एक बेंच को पकड़ के रखा था, इसी वजह से वो सभी गुंडे कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। और दूसरा हम लोग चीरू को देखते हैं, और जब भी वो खाना लेकर वही बेंच पे आता है, वहाँ पर तो रिया नहीं था। तभी अच्छा से उसको रिया का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। जब भी वो आगे डर के मारे बाहर जाकर देखता है, उसको पता चलता है कि डर के मारे सभी गुंडे से बचने के लिए तो रिया तो यहाँ पर बेंच को उखाड़ कर बार बार घुमाते जा रही थी।
मतलब रिया को देखकर सीखो कि सभी गुंडों से आखिरकार कैसे बचा जा सकता है। एक तो उसने सभी गुंडे को पीट कर नीचे सुला दिया और उल्टा ये सा कुछ करने के बाद भी वो हेल्प हेल्प कहकर चिल्ला रही है। और आगे जब भी चीरो उन लोगों से ये पूछने के लिए जाता है कि आखिरकार तुम लोग को कौन भेजा है, वहाँ पर वो सभी गुंडे तो कुछ ज्यादा साथी थे। वो लोग तो यहाँ पर लड़की को छोड़कर सीधा हमारे एमसी को ही उठा लेता है। मतलब यहाँ पर चल क्या रहा है, इन लोगों को तो ऑर्डर मिला था कि लड़की को पकड़ने का, लेकिन वो लोग तो यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड को ही उठाकर लेकर जा रहे हैं। और आगे गाड़ी पे चढ़ने के बाद वो गुंडे रिया का फादर से पूछने लगते हैं कि क्या हम लोग इसको टपका दे, जिस पर वो साफ साफ मना करते हुए कहने लग जाते हैं कि नहीं, ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम चीरू को मेरे पास लेकर आओ। मैं असल में उसके साथ अकेले में कुछ पर्सनल बातें करना चाहता हूँ। और तभी हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीरो अपने घर पर साफ सफाई कर रही थी और यहाँ पर तो उसके फादर को बाहर पर कुछ काम था। इसी वजह से जब भी वो यहाँ से जाने लग गए, वो जाने से पहले मीरो से ये कह के गया कि तुमको आज मेरे लिए खाना बनाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज बिल्कुल भी नहीं आने वाला। और तुमको चीरू के लिए भी खाना बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो हमने और रिया के लिए कुछ बनाकर खा लेगा। ये कहकर उसके फादर जल्दी से अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। और मीरू का सारा काम खत्म होने के बाद जब भी वो ऊपर पर चेक करने के लिए जाती है कि कहीं ऊपर पर उसका भाई को किसी चीज का जरूरत तो नहीं है, तभी अचानक से वो ये देखती है कि वो तो यहाँ पर हमने ज़ॉम्बी रिसर्च पर काम कर रहा था। इसी वजह से वो भी चुपचाप अपने रूम पर जाकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती है। और अगले दिन पे सिनोदा मीरो को एक किताब दिखाती हुए कहने लग जाती है, इससे कंफर्म हो जाता है कि ज़ॉम्बीज़ अभी भी इस दुनिया पर है। जिस पर मीको उसका मजाक उड़ाती हुए कहने लग जाती है अगर ऐसा होता तो हम लोग यहाँ पर स्कूल पर बिल्कुल भी नहीं आ पाते। जिस पर सिनोदा उसको मना करते हुए कहने लग जाती है कि सरकार असल में जानबूझकर हमसे ये सा कुछ छुपा रहे हैं। मीको कहती है कि जब तक मैं अपने आंखों से एक ज़ॉम्बीज़ को नहीं देख लेता मैं इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करूंगी। वो कहती है कि असली ज़ॉम्बी तो असल में हम लोग की पास ही भटकता रहता है और मैं असल में अभी आर्ट टीचर के बारे में कह रही हूँ। ये कहकर आगे वो हमने एक स्टोरी को बताने लग जाती है कि एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद मैं क्लास पे एक चीज को भूल गई थी। इसी वजह से जब भी मैंने उस क्लास पे वो चीज को लेने के लिए गई, मैंने ये देखी कि उस जगह पर तो टीचर कच्चा मांस किसी पर्सन को खिला रहे थे और इसी के साथ साथ खुद भी खा रहे थे। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से मीरो को याद आती है कि जब वो एक दिन स्कूल पर जल्दी आ गई थी, उसने ये देखा था कि उसके टीचर के बैग के अंदर कुछ हिल रहा है। जो सुनकर सिनोदा कहने लग जाता है कि इससे तो 100% कंफर्म होता है कि ये ज़ॉम्बी है और इसी वजह से कुछ भी हो जाए हमें इसका सबूत ढूंढना ही पड़ेगा। इसी वजह से तो वो तीनों यहाँ पर ये पता लगाने के लिए क्लास के बाद भी वहाँ पर रुक गए थे, क्योंकि वो लोग यहाँ पर ये देखना चाहते थे कि आखिरकार वो बैग के अंदर क्या है। लेकिन जब भी टीचर उसको वो खाना खिलाने वाली होती है तभी अचानक से उन दिनों के झांकने की वजह से तो वहाँ पर 3 मूर्तियाँ नीचे गिर गया था। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो तीनों तो यहाँ पर टीचर के कार के अंदर बैठे हुए थे। शुरुआत में तो यहाँ पर वो तीनों काफी ज्यादा डर रहे थे, लेकिन आगे वो लोग थोड़ा सा हिम्मत करके टीचर से पूछ ही लिया कि आखिरकार आप स्कूल में क्रोकोडाइल को लेकर क्यों घूमते हो। वो बताती है कि असल में ये मेरा पालतू जानवर है और इसी वजह से मैं पूरा दिन इसको घर पर बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकती। इसी वजह से मैं हर दिन इसको मांस खिलाती हूँ जिससे कि ये जिंदा रह सके। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी सिनोदा ये मानती थी कि ज़ॉम्बीज़ अभी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन तभी अचानक से मीको कहने लग जाती है कि मेरे पास इस बार पक्का सबूत है। पिछले हफ्ते जब मैं अपने घर पर जा रहा था उस टाइम में मुझे रास्ते में सड़ा हुआ चीज का काफी ज्यादा बदबू आ रहा था। इसी वजह से मैंने वो चीज को चेक करने के लिए उस जगह पर पहुंच गया जहाँ से काफी ज्यादा बदबू आ रहा था। लेकिन तभी उसी टाइम पे मेरे पीछे एक बंदा आकर मुझे अचानक से पकड़ लिया, जहाँ पर वो उससे पूछने लग गया कि आखिरकार तुम मेरे घर के पीछे क्या करने के लिए आए हो। लेकिन आगे मीको कुछ कहे इससे पहले वो बंदा मीको को अपने घर पर लेकर गया और उस जगह पर तो उसकी बीवी भी थी, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए एक रामेन बना देती हूँ। और वैसे भी हम हमारे रेस्टोरेंट के लिए नए रामेन रेसिपी बना रहे थे। ये कहकर जब भी उसको ये रामेन मिला वो रामेन का बदबू तो यहाँ पर उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन तभी अचानक से वो बंदे का बीवी उससे कहने लगती है कि भले इससे काफी ज्यादा बदबू आ रहा है लेकिन इसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा टेस्टी है। शुरुआत में तो यहाँ पर मीको मना कर रही थी खाने के लिए, लेकिन बाद में वो मान जाती है और उसको तो ये रामेन इतना ही ज्यादा पसंद आया था वो तो पूरा कटोरा ही खा गया था। उसका इतना फालतू का स्टोरी को सुनकर सिनोदा उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार इससे हमें ज़ॉम्बी ढूंढने में क्या ही मदद मिल जाएगी। वो कहती है कि जैसे मैंने वो सड़े हुए बदबू की तरफ खींची गई थी वैसे ही ज़ॉम्बी भी बिल्कुल हड्डी की तरफ अटैक हो सकते हैं। और आगे स्कूल खत्म होने के बाद जब भी वो लोग पार्क पे थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए जाते हैं सिनोडा कहने लग जाती है कि मैं कभी भी ज़ॉम्बी ढूंढना बिल्कुल भी बंद नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस दुनिया पे ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। इस पर मीरू उस पर एग्री करती हुए कहने लग जाती है कि तुम सही कह रहे हो, मेरे घर पर भी एक ज़ॉम्बी है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सिनोडा काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि प्लीज तुम झूठ तो मत कहो, क्योंकि एक ज़ॉम्बी के साथ एक ही घर पर रहना ये इम्पॉसिबल है। और आगे सिनोडा के पूछने पर वो
कहने लग जाती है कि मैं वो पर्सन को तुम्हें बिल्कुल भी दिखा नहीं सकती क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। आगे जाने से पहले शिनोडा उससे कहने लग जाती है कि क्यों ना तुम ये सब कुछ अपने मॉम को बता दो, जिससे कि अपने मॉम के कहने पर चिहिरो मीरू को अकेला बिल्कुल भी नहीं रखेगी। जिस पर मीको उसको याद दिलाती हुए कहने लग जाती है कि क्या तुम भूल गए, मीरू के मॉम काफी सालों पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। उसका ये बात को सुनकर आगे शिनोडा उससे माफी मांगते हुए कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना तुम्हारे मॉम के बारे में ये सब कुछ कहने के लिए। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इस पर बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। और आगे मीरू जल्दी से कुछ सामानों को परचेस कर अपने घर पर चली आती है। लेकिन घर पे जाने के बाद उसको पता चलता है यहाँ पर तो रेन को हमेशा की तरह चिहिरो से झगड़ रही थी। इसी वजह से वो जल्दी से अपना वो सामानों को लेकर अपने मॉम के ग्रेव के पास चली जाती है, जहाँ पर वो ये देखती है कि चिहिरो तो यहाँ पर हमेशा की तरह अपने मॉम के लिए यहाँ पर खाना छोड़ कर गया था। ये देखकर आगे मीरू भी अपने मॉम को खुश करने के लिए अपने मॉम के ग्रेव के ऊपर कुछ खाना को रख देती है। और तभी इतने में उसके पास रिया आकर उससे कहने लग जाती है कि मैं असल में यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि रेन को और चिहिरो कभी कभार एक दूसरे से अच्छे तरीके से बातें कर ले, और प्लीज मुझे माफ कर देना अचानक से तुम्हारे फैमिली से जुड़ने के लिए। वो कहते हैं कि चिंता मत करो, मुझे इससे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और आगे रिया उससे कहने लग जाती है कि तुम अकेले घर का काफी सारा काम करते हो, इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारा कभी कभार मदद कर दूं। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मीरू जवाब में कुछ भी नहीं कही थी, लेकिन तभी अचानक से उसको एहसास होता है कि वो तो यहाँ पर अपने मॉम के साथ बातें कर रहा है। इसी वजह से तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन उसका फेस को देखकर तो यहाँ पर रिया को ऐसा लग रहा था कि कहीं उसको बुखार तो नहीं हो गया है। इसी वजह से आगे जब भी वो उसका टेम्परेचर को चेक करने की कोशिश करती है, 24 होने की वजह से तो यहाँ पर उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि उसका बॉडी गर्म है या फिर ठंडा। और तभी इसी दौरान अचानक से मीरू को अपने मॉम की याद आ जाती है। इसी वजह से आगे वो गलती से रिया को अपने मॉम कहकर पुकार लेती है। उसका मुंह से मॉम सुनकर तो यहाँ पर शुरुआत में रिया काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, और आगे जब भी मीरू को इसके बारे में रियलाइज होती है वो शर्माती हुई जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। लेकिन भागने के दौरान तो यहाँ पर वो गलती से नीचे गिर गया था, और इस चक्कर में तो यहाँ पर उसको थोड़ा वो चोटें भी लग गया था। ये देखकर रिया उसको घर ले जाती हुए उसका बैंडेज कर देती है। और अगले दिन पे मीरू अपने दोस्त को रिया का फोटो दिखा देती है, लेकिन अब की बार तो वो सबको बताना नहीं चाहती थी कि वो असल में एक ज़ॉम्बी है। इसी वजह से आगे वो रिया के बारे में उन लोगों को कुछ भी नहीं बताती है। और तभी हमें दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो हमारे एमसी को पकड़ के रखा गया था। तभी इतने में उस पर डैनियल की दूसरी बीवी सीना आकर उससे कहने लग जाती है कि वो रिया के वजह से मेरे हस्बैंड ने अभी तक मुझे टच भी नहीं किया है। और तभी हमें डैनियल के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बचपन से शॉर्टमैनशिप में काफी ज्यादा अच्छा था, और इसी के साथ साथ वो काफी बड़ा एक फैमिली से बिलोंग भी करता था। लेकिन एक दिन तो वो यहाँ पर एक कंपटीशन को हार गया था, इसी वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन तभी इतने में उसके पास रोन नाम का एक लड़की आकर उससे कहने लग जाती है कि जिंदगी में तुमको और भी काफी सारे मौके मिलेंगे, और इसी वजह से तुमको डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये बात को सुनकर तो यहाँ पर डैनियल भी दोबारा हमेशा की तरह मोटिवेट हो गया था, और उसको ये बात इतना ज्यादा पसंद आ गया था वो तो अगले दिन ही उसके घर पर चला गया था उसके साथ शादी करने के लिए। और शुरुआत में तो यहाँ पर वो लड़की उसको साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन जब भी वो ये देखती है कि डैनियल अपने फैमिली से भी लड़ पड़ा था बस उसके लिए, ये जानने के बाद तो वो भी यहाँ पर उससे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी। और आगे कुछ साल बाद उन दोनों का एक बेटी होती है, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा रिया था। लेकिन उसके जन्म देने के तुरंत ही बाद तो वो वहाँ पर ही मारी गई थी। इस वजह से तो यहाँ पर डैनियल को झटका लगा था, जिस वजह से तो यहाँ पर वो डिप्रेशन पर चला गया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इसी दौरान तो यहाँ पर वो खाना पीना भी बिल्कुल छोड़ दिया था। और इसी डिप्रेशन के दौरान बस सीना ही थी जो कि हमेशा उसका ख्याल रखा करती थी। और आगे कुछ ही सालों के बाद सीना उसको दोबारा नॉर्मल कर देती है, और आगे जाकर डैनियल जल्दी से सीना से शादी कर लेता है। जहाँ पर शादी करने के बाद तो यहाँ पर सीना को ऐसा लगता था कि वक्त के साथ साथ डैनियल भी उसको काफी ज्यादा प्यार करेगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही सीन होता है, जहाँ पर उसका सारा प्यार तो बस उसकी बेटी के लिए था। इसी वजह से मुझे डैनियल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहकर आगे वो चिहिरो के काफी ज्यादा क्लोज आती है, उसके साथ बहुत सारा कुछ करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर तो चिहिरो ये सब कुछ बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था। इसी वजह से वो जल्दी से पीछे हट जाता है, और इस चक्कर में तो यहाँ पर सीना नीचे गिर गई थी, जहाँ पर वो रोते हुए कहने लग जाती है आखिरकार मेरे अंदर कौन सी कमी है जिस वजह से सभी लड़के मुझसे दूर चले जाते हैं। और तभी इनने भी उस जगह पर और एक मेड आकर चिहिरो को अपने साथ लेकर जाती है, और आगे डैनियल रिया का बचपन से लेकर आज तक सभी फोटो दिखाते हुए उससे कहने लगता है कि आज तक मैंने अपने बेटी से जितना प्यार करता हूँ उतना मैंने किसी से भी नहीं किया, और आखिरकार तुम होते कौन हो मुझसे मेरे रिया को छीनने का। ये कहकर आगे वो दोनों उसको एक जगह पर लेकर जाने लगते हैं, देखकर आगे चिहिरो रिया के फादर से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे ऊपर से नीचे फेंकना चाहते हो, ना कि तुम मुझे गोली मारकर यहाँ पर ही खत्म करना चाहते हो। उसका ये बात को
को सुनकर तभी उस जहाँ पर वो मेड एक स्माइल करती है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो यहाँ पर काफी बड़े एक हॉल में आ गए थे और उस जहाँ पर तो डैनियल और रिया का काफी सारा फोटो लगा हुआ था। ये देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जहाँ पर वो उन लोगों से पूछने लग जाता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे खत्म करने के लिए आए हो। मेड बताती है कि नहीं, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, मास्टर तो बस ये चाहते हैं कि तुम उससे फाइट करो। और आगे डैनियल जल्दी से एक तलवार को निकालते हुए कहने लग जाता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, पता चलेगा कि आखिरकार रिया को कौन लेकर जाएगा। और तभी हम लोग दूसरा रिया को देखते हैं और यहाँ पर तो चीरू को ढूंढते ढूंढते वो अपने घर पर ही आ गया था, जहाँ पर वो जल्दी से दरवाजे को खोलती हुए चिल्लाती हुए कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम चीरू को छोड़ दो। लेकिन तभी हम लोग उस जहाँ पर दो मेट को देखते हैं जो कि उससे कहने लगती है कि अभी असल में मास्टर काफी ज्यादा बिजी है, इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि तब तक आप हमारे साथ एंजॉय करिए। ये कहकर वो दोनों जल्दी से रिया को पकड़कर एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं। उन लोगों का ये सब हरकत को देखकर तो यहाँ पर रिया भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम लोग समझते क्या हो, क्या मैं एक डॉल हूँ। ये कहकर जब भी वो अपने ज़ॉम्बीज़ पावर का इस्तेमाल करती है, उसका यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से तो उसका बेरिया टूट गया था। तभी हम लोग दूर से हमारे लौंडे को देखते हैं जो कि बिल्कुल तैयार हो गया था डैनियल के साथ फाइट करने के लिए। लेकिन फाइट से पहले वो रिया का फादर से कहने लगते हैं कि अगर ये फाइट हैंड टू हैंड हो तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आएगा। उसका मुंह से ये फालतू का बकवास को सुनकर डैनियल कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये क्या फालतू का बकवास करे जा रहे हो। वो कहता है कि असल में मैं ऐसे ही किसी के साथ फाइट नहीं करना चाहता, इसी वजह से क्यों ना हम लोग ये फाइट को रोक दे। डैनियल कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, और वैसे भी तुम एक दो कौड़ी की कीड़े हो, इसी वजह से मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। उनका ये बात को सुनकर चीरू कहने लग जाता है कि अगर मैं दो कौड़ी का कीड़ा हूँ तो तुम जंगली हो, तुमने हमेशा ही अपनी बेटी को सबसे छुपा कर रखा, और इसी के साथ साथ तुम हर बर्थडे पर उसका न्यूड फोटो को ली, और तुम ऐसा इसलिए करते थे ना ताकि तुमको पता चल सके कि वो कितना बड़ी हो चुकी है, और आखिरकार इससे ज्यादा घिनौना काम कौन ही कर सकता है। और अगर मैं सच कहूँ तो तुम असल में फादर के नाम के कलंक हो। ये सुनकर तो दूसरा डैनियल काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, और आगे वो गुस्से के मारे अपना स्वॉर्ड चीरू के अंदर घुसा देता है। और तब इतने में उस जहाँ पर रिया भी आ जाती है, और ये सब कुछ तो होती हुए वो देख लिया था, लेकिन अब की बार चीरू भी थोड़ी ना हार मानने वाला था। वो जल्दी से अपना सर से डैनियल का सर को दे मारता है, इस वजह से तो यहाँ पर डैनियल पूरा जमीन पर गिर गया था। और आगे जब भी रिया उसका ये हालत को देखती है यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन दूसरा हम लोग चेहरों को देखते हैं जो कि हमने अलग ही नशे पर था। वो तो यहाँ पर उसको बनी आउटफिट में देखकर उससे कहने लग जाता है कि सच में तुम इसमें काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा रिया भी काफी ज्यादा शर्माने लग गई थी, और तभी अचानक से डैनियल उससे पूछने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे अंदर अपना तलवार को घुसा दिया तो आखिरकार तुम अभी भी मरे क्यों नहीं। उसका ये बात को सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए कहने लग जाता है कि मुझे भी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। शायद उस दिन रिया ने जब मेरा चोट को ठीक करने के लिए मेरा घाव को चाटा था, शायद उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से मैं अभी ज़ॉम्बी बन चुका हूँ। मतलब मेरा अभी भी दिल भी धड़क रहा है और मैं मर भी नहीं रहा हूँ, तो क्या इसका मतलब मैं एक आधा ज़ॉम्बी बन चुका हूँ। उसका ये बात को सुनकर रिया का फादर कहने लगते हैं अच्छा ऐसा बात है, अगर ऐसा बात है तो मैं क्यों ना तुम्हारा गर्दन को इधर से अलग कर दूं। ये कहकर वो दोबारा शॉट को लेकर खड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार रिया भी खड़े खड़े थोड़ी ना देखने वाली थी। वो जल्दी से चेहरे के अंदर से वो शॉट को निकालती हुए जल्दी से वो अपने डैड का अटैक को नलीफाई कर देती है, जो करकड़ी वो कहने लगती है कि बस डैड अब बहुत हो गया। उसका ये बात को सुनकर उसके फादर उससे कहने लगता है कि आखिरकार रिया आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तो असल में बस तुमको ठीक करना चाहता हूँ, तुम खुद ही देखो तुम धीरे धीरे करके एक ज़ॉम्बी बनते जा रहे हो, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये चेहरा तुमको बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता है। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज तुम दोबारा मेरे पास आ जाओ। अपने फादर का ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रिया को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने फादर को मना करती हुए कहने लग जाती है कि नहीं मैं अभी जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ, और मैं असल में चेहरे को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, इसी वजह से मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। रिया का ये बात को सुनकर चेहरे जल्दी से डैनियल के पास जाकर उनसे कहने लगता है कि डैड आप जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रिया असल में बिल्कुल भी स्पेशल नहीं है, वो भी हमारी और आपकी तरह बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान है, और इसी वजह से उसको पूरा हक मिलना चाहिए एक नॉर्मल लाइफ जीने का, लेकिन हमने उसको कभी भी नॉर्मल लाइफ जीने ही नहीं दी। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर डैनियल को भी रियलाइज हो गया था कि वो इतने सालों से कितना बड़ा गलती करता हुआ आ रहा है। ये कहकर आगे वो रोते हुए कहने लग जाता है कि क्या इसी वजह से मैंने अपने हाथों के मदद से मेरी बेटी को धक्का देकर मार दिया, लेकिन कुछ हो जाए वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये कहकर वो चीरू के पास जाकर उससे कहने लगता है कि ठीक है तुम आज से मेरे बेटे हो और तुम हमेशा ही मेरे बेटी का ध्यान रखोगे। ये कहकर वो उसके कान पे जाकर कहने लगते हैं कि अब से मेरी बेटी तुम्हारा जिम्मेदारी है, लेकिन याद रखना अगर उसके
अपॉर्चुनिटी के साथ कुछ उल्टा सीधा हुआ तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये कहकर आगे डेनियल जल्दी से वहाँ से चला जाता है और डेनियल के जाने के बाद ही तो यहाँ पर तुरंत ही चिहिरो जमीन पर नीचे गिर गया था। उसका इतना बुरा हालत को देखकर आगे रिया उसके पास आकर उसको उठाने की कोशिश करने लग जाती है। तो इसे हम लोग डेनियल को देखते हैं जो कि अपने प्राइवेट प्लेन पे चढ़कर जल्दी से अमेरिका के लिए निकल पड़ता है और वो वहाँ पर इसलिए जा रहा था ताकि उसको अपनी बेटी के लिए एक अच्छी डॉक्टर मिल सके जिसके वजह से वो अपनी बेटी को दोबारा नॉर्मल बना सके। और आगे कुछ देर बाद जब भी चिहिरो को होश आता है वो अपने सामने रिया को देखता है और यहाँ पर तो रिया एक नर्स वाली आउटफिट पहने हुई थी। उसका ये ड्रेस को देखकर चिहिरो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमको ये ड्रेस किसने पहनाई। वो बताती है कि असल में ही दोनों बहन मुझे ये ड्रेस को पहनने के लिए कहा था क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा था कि अगर मैं ये ड्रेस को पहनकर तुम्हारे सामने जाऊंगी तो तुम काफी जल्दी ठीक हो जाओगे। और आगे चिहिरो कुछ कहे इससे पहले उस जगह पर रैन को आ जाती है जो कि आने के साथ ही साथ सीधा उसके ऊपर कूदते हुए कहने लग जाती है जल्दी से बता आखिरकार तुम्हारा हालत ऐसा कैसे हुआ और तुमको कौन चोट पहुंचाया। उसका ये बात को सुनकर आगे चिहिरो को भी ना चाहते हुए भी उसको सब कुछ बताना ही पड़ता है। और आगे जब भी रेनको को पता चलता है कि रिया ही असल में वही ज़ॉम्बी है वो जल्दी से काफी ज्यादा खुश होकर उसको बताने लग जाती है कि क्या तुमको पता है चिहिरो असल में मेरा फियोंसे है और बचपन में चिहिरो ने मुझसे वादा किया था कि हम दोनों फ्यूचर में जाकर शादी करेंगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रिया भी थोड़ा सा परेशान हो गई थी लेकिन तभी अचानक से चिहिरो उठकर कहने लग जाता है कि तुम इसके बातों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस उस टाइम पे खेल खेल में ऐसा बोल दिया था। और तभी हमें उन दोनों का बचपन का एक सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो दोनों एक साथ बैठकर पार्क में खेल रहे थे और तभी अचानक से रैन को चिहिरो से पूछने लग जाती है कि क्या तुम बड़ा होकर मेरा फियोंसे बनना चाहोगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर चिहिरो भी खुशी खुशी उस टाइम पे मान गया था और इसी चीज को लेकर तो अभी भी रैन को उसके पीछे पड़ी हुई थी। और उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर रिया कहने लग जाती है ओ अच्छा ये है मेरा राइवल और कुछ भी हो चाहे मैं ऐसे ही चिहिरो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और इसी के साथ साथ ये वाला एनिमे यहाँ पर ही खत्म होता है। तो वीडियो कैसा लगा कौन में जरूर बताना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं और एक नई एनिमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा। पहले तूने मुझे यूज किया फिर तूने रिया को यूज किया, आगे पता नहीं रिया है क्या यहाँ पर? पेड़ की लड़ी रिया 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 दिख रही